हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता जारोटी। इतिहास रटे नहीं सीखे। आज हम गुप्त काल का पार्ट 2 करेंगे। गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिया था। आज का जो चैप्टर है उसमें हम गुप्त काल की कला, संस्कृति आदि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कला, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल में कला संस्कृति में इतना ज़्यादा विकास हुआ कि इस काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग। ज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इस कारण से इस काल स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। गुप्त काल की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की सरकारी दरबारी भाषा जो थी वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। गुप्त राजवंश निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अभी हमने देखा कि कला, साहित्य, संस्कृति इन सब के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कला और स्थापत्य कला के बारे में हो गया। इसमें बहुत सारे मंदिर भी बने हैं, साहित्य भी लिखा गया है, तो उन मंदिरों का भी आगे जिक्र होएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा नालंदा। उत्तर गुप्त युग मतलब हम पटना के आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ने। जो पटना आजकल का पटना है वो उस टाइम पे क्या था? पाटलिपुत्र। तो उसके आसपास की चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये तक्षशिला अपन ने देखा था किसके टाइम पे फेमस था। आपने महाजनपद पढ़ा था तब भी तक्षशिला फेमस था, और मौर्य काल पढ़ा था तब भी तक्षशिला फेमस था। कांची दक्षिण भारत का विश्वविद्यालय वल्लभी गुजरात में पड़ता है, और वल्लभी में ही कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के राज्यकवि थे। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? सैंधव काल। सैंधव काल में आपको देखने को मिलता है कि कुछ मोहरों पर पशु, पक्षी और मनुष्य की कुछ मोहरें मिली। मौर्योत्तर काल में आपको स्पेशली कनिष्क के टाइम में, कुषाण काल का था, कनिष्क राजा था, बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। इसके काल में क्या होता है? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो क्या करती है? बुद्ध की मूर्ति बनाने लग जाती है। किसकी? बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले महायान शाखा में देखने को मिलती है। पर ये मूर्तियाँ उसके साथ साथ अपन देखते हैं कि गांधार कला की मूर्तियाँ, मथुरा कला की मूर्तियाँ कुषाण काल में, परंतु गुप्त काल में आकर के मंदिर भी आपको बनने लग जाते हैं। ये गुप्त काल ही है जिसमें मंदिर निर्माण हो। श्रीलंका के राजा मेदवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बौद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? श्रीलंका का जो राजा है मेदवर्धन, वो बौद्ध का मंदिर बनाने की बात कर रहा है। तो प्रयाग में तो बौद्ध का मंदिर बोलेगा नहीं, बोध गया हो सकता आंसर हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ महावीर जी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। तो इसीलिए वो वहाँ पे मंदिर बनाना चाहता था और इसने अनुमति दे भी दी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? अभी हमें शासक पूछ रहा है और कविराज पूछ रहा है, तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त को के बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिन पर कि वो वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया है। अब वीणा बजाते दिखाया गया है तो इसका मतलब साथ में गायन भी करते होंगे, तो इस गायन करते होंगे तो कविराज, इस तरह से उनको उपाधि मिली थी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं रचा? यहाँ पे आप ध्यान दे देंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, मालविकाग्निमित्र कालिदास का है, मेघदूत कालिदास का, ये तीनों के तीनों कालिदास का। तो ये कौन सा बच गया आपका? नवनीत कम, ये बच गया। तो नवनीत कम किसका था? धन्वंतरी का था। धन्वंतरी था, और ये धन्वंतरी कौन था? एक चिकित्सक। तो गुप्त काल का चिकित्सक है धन्वंतरी, और उसकी एक पुस्तक का नाम क्या है? नवनीत कम। तो ये कालिदास की नहीं होगी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? क्या थी गुप्त काल में? 6 भाग, 1/6 भाग। मध्यकालीन भारत के जब इतिहास पढ़ेंगे तब जो उपज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है भू राजस्व के दर पे दिया जाता था, परंतु प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि सभी राजा, जितने भी राजा हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कर के रूप में कोई भू राजस्व की दर जो थी प्रारंभिक काल में कम ही थी। मतलब एक जगह तो चाणक्य कहते हैं कि
राजस्व वसूली का ये नियम होना चाहिए कि जैसे आटे में नमक डालते हैं उस तरह से, तो जिससे कि जनता पे लोड नहीं पड़े। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। क्या कहा जाता था? दीनार। ये और भी आपके सिक्के के ही प्रकार है, परंतु आपको सोने की पूछा है और गुप्त काल की पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो मैं आपको बता देती हूँ कि अजंता की जो गुफाएं हैं मेन रूप से गुप्त काल में जो बनी है वो आपके हैं 16, 17, 19। तो ये आपकी बनी है और अजंता में टोटल 29 गुफाएं बनी हैं। 29 गुफाएं बनी, उनमें से 3 इस काल में बनी है और ज़्यादातर किस काल में बनी है? मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में भी किन किन काल में बनी हुई हैं? कुषाण, शुंग, सातवाहन, इनके राजाओं ने इस अजंता गुफाओं का स्पेशल रूप से निर्माण करवाया था। और आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे एनसीईआरटी के आपको एनसीईआरटी की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें मैंने इसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग की है, तो आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा था? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब दशावतार मंदिर को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि दशावतार मंदिर किस लिए फेमस है, देव कहाँ पे है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ पे देवताओं का गढ़ होगा। देवताओं का गढ़ कहाँ होगा? जहाँ पे देवताओं के भी अवतार रहते होंगे, और कोई एक अवतार नहीं, 10 अवतार रहते हैं, मतलब उनका पूरा परिवार रहेगा, तो वहीं देवताओं का गढ़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दशावतार। दशावतार मंदिर है तो उसमें देवताओं का गढ़ है, ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर, कई बार आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि मैच करने के लिए। तेगवा का विष्णु मंदिर है। सूची 1 को सूची 1 से मिलाइए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर यूपीएस आरएएस में बहुत पूछे जाते हैं, और मतलब यूपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चनों में, यूपीएससी आरपीएससी का तो फेवरेट 1 क्वेश्चनों में से एक है। अब आप इसको ध्यान दीजिएगा। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसकी जो रचना है वो है आर्यभट्टम। आर्यभट्टम की जो रचना है इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेलिंग पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ही उन्होंने सबसे पहले जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनके घूर्णन की गति का बताया था कि किस तरह से जो सौर मंडल है वो केंद्र में है और जो ग्रह हैं वो उनके आसपास घूमते रहते हैं। एक तो ये बात बताई थी, दूसरा इन्होंने दशमलव के बारे में बताया था, दशमलव प्रणाली के बारे में बताया था। और जो तीसरी बात थी इन्होंने पाई चार्ट, जैसे अपन मैथ में होता है पाई का मान ज्ञात करने का, तो इसका भी उन्होंने आज से 1600 साल पहले बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन, मतलब ठीक ठीक मान बता दिया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीयों के लिए। मतलब जो है ना, शून्य, एक गाना हमने सुना है, शून्य दिया मेरे भारत ने, तो ये शून्य दशमलव प्रणाली की जो व्यवस्था थी वो इधर से ही आपको देखने को मिलती है। धन्वंतरी की बुक का नाम है नवनीतकम, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ब्रह्मगुप्त की जो रचना है वो है ब्रह्म सिद्धांत, ये आपको इजीली याद हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत। वराहमिहिर का है पंच सिद्धांत। 2, 3। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। और विष्णु जी प्रतीक चिन्ह गरुड़। मुद्रा पे क्या मिलता है? अंकन मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है पूछा है, तो वो रीड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बयाना हो जाएगा। बयाना कहाँ पे? भरतपुर में पड़ता है, और भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई देवगढ़ का दशावतार कहाँ पे है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो देवगढ़ का अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, झांसी में तो है ये, ठीक है, पर ये किस लिए प्रसिद्ध है? दशावतार मंदिर के लिए। भूमरा में आपको किसका मंदिर मिलता है? शिव मंदिर मिलता है। हम ऐसे भूमरो श्याम रंग भूमरो, पर यहाँ श्याम रंग नहीं है, शिव जी भगवान का। तेगवा में किसका है? गरुड़।
विष्णु के लिए, विष्णु का मंदिर यहाँ पे है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाए थे? रूपक। और जो सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए थे वो कहलाए आपके क्या? दीनार। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में चले थे? गुप्त काल में चले थे। इससे इनकी समृद्धि का पता चलता है कि गुप्त काल बहुत समृद्ध वंश था। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? कि दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो वो आपके थे आर्यभट्ट। तो जब आर्यभट्ट है तो आर्यभट्ट किस काल के हैं? गुप्त काल के। तो इसका राइट आंसर गुप्त काल हो जाएगा, परंतु यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है टाइपिंग में, तो आप इसको गुप्त काल कर लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए यूपीएससी और आरएएस इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समुद्र गुप्त से संबंधित क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, तो ये सही है। फिर आपको पूछा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मेहरौली का लौह स्तंभ के बारे में बोला जाता है कि चौथी शताब्दी का है और चौथी शताब्दी का उस पर चंद्र लिखा हुआ है। इसका मतलब वो चंद्रगुप्त द्वितीय से, उसका जो काल है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से मैच खाता है, तो इसलिए ये उसी काल का हो जाएगा। फिर स्कंदगुप्त का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा भीतरी स्तंभलेख, उसने लिखवाया था। बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र पे लिखा गया। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? आंसर अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसी बुक है जिसका कि बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और ये आपको पता ही है किसकी बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम? अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार हैं वो कालिदास है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपको अगेन यूपीएससी आरएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाग्भट का आपका है अष्टांगोदय, सही है। विष्णु दत्त मुद्रा राक्षस, इसके भी सही है। भृतहरि भैरहरि की मेघदूत नहीं है, क्योंकि मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कामंदक के जो राइटर हैं वो नीतिशार हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।